सो हेलो गाइस, वेलकम टू केमियन क्लासेस। और आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के तीसरे लेक्चर में हैं। तो इससे पहले के दो लेक्चरों में हम नॉर्मल केपी केसी उनके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट लेक्चर में हम पहुंच गए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस। और पहला एप्लीकेशन जो था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पहले तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए कि उस चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम 20 लीटर दिया हुआ है, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल मोल्स जो है H2 और I2 के, वो 0.5 मोल दिए हुए हैं, और HI इनिशियली कुछ भी नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि के इक्विलिब्रियम जो इस रिएक्शन का है वो 0.49 दिया हुआ है। अभी हमसे पूछ रहा है कि जो ये इस इक्वेशन में जो ये एच आई है, एच आई इसकी इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ये जो ऐसे बिग ब्रैकेट में जो शो करते हैं उसे उस टाइम पे वो कंसंट्रेशन पूछता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन दिख रहा है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रिएक्शन को लिखेंगे, और अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो इनिशियली 0.5 मोल हो गए, उसके बाद दोनों में से, इसमें से एक्स मोल टूट गया, इसमें से एक्स मोल टूट गया, और इसके 2x मोल बन गए। अब जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि केसी का फॉर्मूला जो होता है, डायरेक्ट हमने जो निकाला था वो था कि केसी, वो था केसी इज इक्वल टू के एन बी की पावर माइनस डेल्टा एन जी, यहाँ पर था माइनस डेल्टा एन जी। अब यहाँ पर हम अगर डेल्टा एन जी निकालेंगे तो डेल्टा एन जी यहाँ पर आएगा 2 - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बी हो गया, बी की पावर 0, दैट इज 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा के सी इज डायरेक्टली इक्वल टू के एन। के एन क्या होता है, मोल्स की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 0.5 माइनस एक्स, दैट इज 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये कितने के इक्वल है, ये है 49 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से होल स्क्वायर कॉमन ले ले और इधर अंडर रूट कर दे, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 0.5 माइनस एक्स इक्वल टू 7। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू हमारी आती है 3.5 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारी x की वैल्यू आती है। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी एच आई की। तो एच आई के यहाँ पर हमें जो इक्विलिब्रियम पर मोल्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2x। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है कि हमको यहाँ पर वॉल्यूम क्लियरली अलग से दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम को भी काउंट करेंगे, दैट इज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये होती है कंसंट्रेशन। तो ये आ जाएगी हमारी 0.039 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रेशर डीलिंग। इन कई रिएक्शंस में क्या होगा कि आपको डायरेक्ट प्रेशर दिया होगा, आपको मोल्स वगैरह कुछ नहीं दिए होंगे, तो आप अगर उसमें मोल्स के थ्रू जाओगे तो मे बी वो आपको क्वेश्चन लेंथी हो जाए, क्योंकि पहले आप मोल्स निकालोगे, फिर प्रेशर में कन्वर्ट करोगे, फिर उससे वो करोगे। तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, प्रेशर डीलिंग करते हैं। और ये प्रेशर डीलिंग हम कब करते हैं, केवल और केवल जब आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर दिया हुआ है, और आपसे केपी के बारे में पूछा हो, तो आप डायरेक्ट प्रेशर डीलिंग कर सकते हैं, और उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को आगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल ये है कि ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी और सी में, जहाँ पर हमको इनिशियली इसका प्रेशर दिया हुआ है 10 एटीएम, और इक्विलिब्रियम पर हमको इसका प्रेशर दिया हुआ है 15 एटीएम। अब रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, और एट टाइम टी इक्वल टू 0 इसका प्रेशर है 10, और यहाँ पर कुछ भी प्रेशर नहीं होगा क्योंकि नीचे लिए होंगे ही नहीं। तो टी एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ से कुछ जो रिएक्टेंट है वो टूट जाएगा और पी और सी बना लेगा। तो रिएक्टेंट टूट जाएगा तो उसका ऑफिशियल ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि इसका जो प्रेशर है वो भी पी कम हो जाएगा, और यहाँ पर पी और पी बन जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 10 माइनस पी प्लस पी, क्योंकि ये क्या है टोटल प्रेशर। हम यहाँ पर जो ये लिख रहे हैं ये टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस पी प्लस पी इज इक्वल टू 15 एटीएम, क्योंकि हमें जो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर दिया हुआ है वो टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तो पी हमारा यहाँ से आ जाता है 5 एटीएम। अब हम बात करते हैं केपी की। तो केपी यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि केपी हो जाता है प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का प्रेशर। तो प्रोडक्ट का प्रेशर हो गया पी मल्टीप्लाइड बाई पी डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का प्रेशर 10 माइनस पी। पी की वैल्यू रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, दैट इज 5। तो यहाँ पर केपी की वैल्यू हमारी आ चुकी है ये।
अब आगे एक क्वेश्चन चलते हैं, एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है जो आपको कई बार देखने को मिल सकता है। ये है कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है N2 प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू NH3। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि N2 और NH2 है, उसके वो है वो 1:3 मोलर रेशियो में है। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, ये N2 एंड H2 आर गिवन लिख लेना, यहाँ पर N2 एंड H2 आर गिवन इन 1:3 मोलर रेशियो। और इनिशियली जो प्रेशर है इस रिएक्शन का वो दे रखा है 8 एटीएम 8 एटीएम, एंड जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है वो दिया हुआ है 6 एटीएम। अब आपसे कह रहा है वो केपी निकालिए। तो अब आप इसको पहले तो खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो एक टर्म होती है जो कि हमने गैसेस स्टेट में पढ़ी होती है, जो कि डाल्टन लॉ से निकलती है। डाल्टन लॉ से निकलती है, जो कि होती है कि टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अगर हमें जैसे यहाँ पर N2 का अगर निकालना है तो N2 का कैसे निकलेगा कि इस टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अगर H2 को निकालना है तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो ऐसे करके हम सबसे पहले इनका इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम मान के चले कि जैसा हमें 1:3 मोलर रेशियो में दिया हुआ है, तो हम इसको मान सकते हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन अगर हम इसको मान के चले कि N2 का 1 मोलर H2 के 3 मोल है, तो हम इजीली इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जैसे N2 का आ जाएगा 1/4, क्योंकि मोल्स फिर हम दोनों के लेंगे 1 + 3। तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर जो आएगा N2 का वो आएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई द टोटल प्रेशर 8। और इसी तरीके से H2 का आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट इज 6 एटीएम। अब यहाँ पर 8 इसलिए लिया है क्योंकि हम बात इनिशियली कर रहे हैं, जब हम इक्विलिब्रियम पर जाएंगे तो हम टोटल प्रेशर इसको लेंगे। अब जैसे कि ये रिएक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है इस रिएक्शन को बैलेंस करना। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ये यहाँ पे हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली। अब इक्विलिब्रियम पर अब इनिशियली हमें प्रेशर पता चल गया कि इनिशियल क्या दिया हुआ है। इनिशियल प्रेशर यहाँ पर 2 एटीएम तो N2 का है, और 6 एटीएम H2 का है। तो हम आगे बढ़ते तो देखते हैं कि ये लिख लिया हमने। अब दोनों में से कुछ कुछ पार्ट टूट जाएगा, तो उस टूटे पार्ट को हम मान लेते हैं कि इसमें से इसका प्रेशर P टूट जा जो रिएक्शन जो टूट के प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्रेशर P था, और इसमें से टूट रहा है वो 3P। तो इस हिसाब से हम 2 - P 6 - 3P एंड 2P। तो ये इक्विलिब्रियम पर हमारे प्रेशर आ गए। अब टोटल प्रेशर हमें इक्विलिब्रियम पर 6 एटीएम दिया हुआ है, तो हम टोटल इनको प्लस कर देंगे, ताकि हमारा इजीली हम इसको अगर यहाँ पे प्लस करेंगे और प्लस करके ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। ये दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको मान के चले तो ये है हमारा पी टी एट इक्विलिब्रियम। और ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखें तो ये इक्विलिब्रियम पर हमें 6 एटीएम दिया हुआ है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इसको देखेंगे। अब आगे हम अगर देखें इसे तो 2 - P प्लस 6 - 3P प्लस 2P इक्वल टू 6, तो P इक्वल टू आ गया 1 एटीएम। अगर हमें यहाँ पर P मिल चुका है तो फिर KP निकालने के लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि KP की वैल्यू डायरेक्ट होती है प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का प्रेशर। तो ये यहाँ से ये जो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है तो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और ये हमारी वैल्यू आ गई KP की। एक क्वेश्चन और सिमिलर, इसके सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। वो है कि हम मान के चलिए कि आपको N2 और H2 के मोलर रेशियो है वो यहाँ पर 1:3 की जगह 1:4 मोलर रेशियो में दिए हुए हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन ये दी हुई है कि हाफ ऑफ H2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एट T इक्वल टू 0। यहाँ सॉरी माय मिस्टेक, मैं गलत बोल गया थोड़ा। यहाँ पर दिया हुआ है कि हाफ ऑफ H2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। ये यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ ये जो लाइन है, ये एक लाइन अलग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर ये लाइन यहीं पर ही खत्म हो रही है। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। तो ये कह रहा है कि हाफ ऑफ H2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एट इक्विलिब्रियम एंड एट T इज इक्वल टू 0, P टोटल इज इक्वल टू 180 एटीएम। तो ये पूछा है कि PNH3 क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर NH3 का प्रेशर क्या होगा।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसा कि ऊपर किया हमने, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सबसे पहले तो प्रेशर निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्योंकि पार्शियल प्रेशर निकलते ही हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी, हमें वे मिल जाता है कि एक तरीका मिल जाता है कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर जैसे निकालेंगे कि इसका 1 मोल मान ले, इसका 4 मोल मान ले, तो 1/5 और 4/5 इसके इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस आ गए हैं। अब टोटल प्रेशर हमें 180 एटीएम दिया हुआ है, तो ये 36 एटीएम हो गया और ये 144 एटीएम हो गया पार्शियल प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस रिएक्शन को जब हम लिखेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगी, N2 + 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3। पार्शियल प्रेशर हमें ऑलरेडी पता है 36 एंड 144। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि H2 है वो आधा कन्वर्ट होता है, H2 आधा कन्वर्ट होता है अमोनिया में। मतलब कि यहाँ पर अगर H2 का प्रेशर 144 है तो उसका 72 टूट जाएगा, वो कन्वर्ट होगा यहाँ पर। अब बात आती है, कई लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर में यहाँ पर 72 लिख देंगे, लेकिन नहीं, 72 नहीं लिखना है। अगर आप 72 यहाँ पर लिख देते हो गलती से, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। 72 नहीं आएगा, क्योंकि अब उसको समझाता हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर चलेगी आपकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से, आपको यहाँ पर मोल्स आने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर 3 मोल्स जो है, इसके इसके 3 मोल्स है, क्या कहते हैं इसे, इसके 3 मोल्स है H2 के। आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो H2 के 3 मोल्स दिए हुए हैं, और वो 3 मोल्स NH3 के 2 मोल्स बना रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ H2 जब NH3 के 2 मोल्स बनाएंगे, तो 1 मोल कितना बनाएगा, 2/3 मोल्स बनाएगा NH3 के। तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि 72 कितने बनाएंगे। फिर 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को हम यहाँ पर इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 72 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/8। तो यहाँ से ये हमारा 448 निकला है। तो इन केस फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पर वो आपसे पूछे कि क्या होगा, तो उस टाइम पे एक बार स्टोइकोमेट्रिक जरूर मैच करें। अगर स्टोइकोमेट्रिक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 हो, तो आप इजीली 72 लिख सकते हैं। अब हमने पहला एप्लीकेशन काफी अच्छे से पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, तो हम अगले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज प्रोडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। और रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि हमें रिएक्शन कि ये अगर हमें किसी कंडीशन पर रिएक्शन दी हुई है, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। क्योंकि हम कहीं भी और भी बात करेंगे लाइक केमिकल काइनेटिक्स, तो हमको वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देगा कि रिएक्शन केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है। लेकिन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड। तो हम मान यहाँ पे एक नॉर्मल एजम्पशन मान के लेके चलते हैं कि A+B कन्वर्टिंग इनटू C। यहाँ पर ये एक रिएक्शन है आप हमारे पास, और इनिशियली हमें दोनों के A और B के दो दो मोल्स दिए हुए हैं, दो दो मोल। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सी के कोई भी मोल्स नहीं है। अब सी के अगर कोई भी मोल्स नहीं है, तो सीधी बात है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिएक्शन प्रोडक्ट ही बनाएगी। तो जब भी रिएक्टेंट के यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा होंगे, तो हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के हम एक रिएक्शन आती है A+B कन्वर्टिंग इनटू C। यहाँ पर दिया हुआ है कि सी के 5 मोल है और ए और बी दोनों नहीं है। तो अब यहाँ पर रिएक्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो अब रिएक्टेंट बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि रिएक्शन का काम है इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करना। और इक्विलिब्रियम का स्टेबलाइज होगा जब हमारे रिएक्टेंट जितना बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए जब रिएक्ट जो सी है वो हैंड टू हैंड A+B बनाने लग जाएगा, ताकि इजीली इक्विलिब्रियम आ जाए। हाँ, अब एक बात यहाँ से आपको एक और याद रहनी चाहिए हमेशा, कि इन केस यहाँ पर बी के 2 की जगह अगर 0 मोल्स दिए हुए हैं, अगर 0 मोल्स दिए हुए हैं, तो ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। और यहाँ पर भी अगर कोई मोल्स नहीं है और यहाँ पर भी कोई मोल्स नहीं है, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी मोल्स दो रिएक्टेंट मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उनमें से एक भी नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन इन केस यहाँ पर सी के 2 मोल्स और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
ऐसे करके हम एक थर्ड केस लेते हैं, ए कन्वर्टिंग ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी, और ए और बी के दो दो मोल्स दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चलिए कि पहले यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो क्या होगा, ए टू माइनस एक्स, अगर फॉरवर्ड जाएगी तो यहाँ से कुछ टूटेगा, ऐसे ही इस बी में से कुछ टूटेगा, और सी में टू प्लस एक्स बन जाएगा। अब मान के चलिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड आएगी तो सी टूटेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, सी टूटेगा और ए और भी बनेंगे, तो इसलिए ये टू माइनस एक्स होगा और ये टू प्लस एक्स होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान के चलिए आपको एक ऐसी रिएक्शन दी हुई है जिसमें आपको ये पता नहीं है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो होती है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट को हम डिफाइन करते हैं क्यूसी से, और क्यूसी कुछ भी नहीं है, क्यूसी एग्जैक्टली हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब है, जब हमको कंडीशंस गिवन है। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह हम इसे निकालेंगे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, इसको निकालते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है, कि क्यूसी क्या है, कि एक गिवन कंडीशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो क्यूसी भी वो केसी से बड़ी भी हो सकती है, केसी से छोटी भी हो सकती है, केसी के बराबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर वो क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है तो वो क्या काम करेगी, वो आगे वो केसी के इक्वल जाने की कोशिश करेगी, और इक्वल जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, क्यूसी बढ़ने की कोशिश करेगा, और बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, कि क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। तो इस हिसाब से अगर Q बढ़ने की कोशिश करेगा तो P बढ़ने की कोशिश करेगा, और P की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। अगर QC KC के बराबर है तो कोई मसला ही नहीं है, डायरेक्ट हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अब बात आती है कि QC अगर KC से बड़ा हो गया है, QC अगर KC से बड़ा हो गया है तो क्या होगा, कि QC क्या करना चाहेगा, अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना चाहेगा। क्यूसी चाहेगा कि उसकी वैल्यू किसी की इक्वल आ जाए, ताकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेगा, कि यहाँ पर अगर उसको अपनी वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो या तो वो यहाँ पर डिक्रीज करे या फिर यहाँ पर इंक्रीज करे। तो अगर वो यहाँ पर डिक्रीज करेगा, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज कब होता है, जब रिएक्शन जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन के थोड़े केस देख लेते हैं। जैसे कि केस 1 है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है। टी इज इक्वल टू 0 पर क्या है, तीनों के एक एक मोल दे दिए आपको, इनिशियली सबके एक एक मोल, और केसी आपको दे दिया 2, केसी की वैल्यू आपको 2 दे दी। तो अब क्या होगा, कि हमें जैसे कि यहाँ पर टी इक्वल टू 0 नहीं मान के आप टी इक्वल टू टी मान लीजिए, कि किसी कंडीशन पे आपको ये वैल्यू दी गई है। तो अब क्या होगा आगे, कि क्यूसी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कि क्यूसी की जो वैल्यू है 1, वो लेस देन है केसी। तो यहाँ से क्या आएगा, रिएक्शन जाएगी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। केस 2 मान के चलते हैं, इन ये सारे दिए हुए हैं सेम, बस केसी की वैल्यू 1/2 कर दी। तो केसी की वैल्यू 1/2 करते ही क्या हो जाएगा, कि क्यूसी की वैल्यू केसी से बड़ी हो जाएगी, तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक हमेशा याद होना चाहिए, कि हम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, ए कन्वर्टिंग टू बी प्लस सी, बैकवर्ड जाइए तो 1 - x और 1 + x। अब बात आती है कि केसी को कैसे लिखेंगे। तो आप ये बात हमेशा याद रखना है कि चाहे रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है फॉरवर्ड जा रही है, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल एज इट इज ऐसे ही लिखना है जैसे केसी का फॉर्मूला है। आपको हमेशा बी और सी की कंसंट्रेशन ऊपर ही लिखनी है और ए की कंसंट्रेशन नीचे ही लिखनी है, नो मैटर आपको कौन सी सिचुएशन दी हुई है। अब आगे चलते हैं और एक टर्म आती है अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम सीखेंगे यूज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन सॉल्विंग केपी। केपी अगर हमको दिए निकालना है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे यूज करें। तो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन। जितने मोल्स आपके डिसोसिएट हो चुके हैं अपॉन में जितने मोल्स आपने इनिशियली लिए थे।
मान के चलिए एक रिएक्शन है आपकी ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या होता है, ए मोल है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि एक्स ए के कुछ मोल एक्स टूट गए और एक्स एक्स इन दोनों के बन गया। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन। मोल्स कितने डिसोसिएट हुए, एक्स, और इनिशियली कितने मोल्स थे, ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए, तो दैट इज आर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक्स जो है वो ए अल्फा के इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो x अगर ए अल्फा के इक्वल है तो हम x की वैल्यू ए अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू ए अल्फा लिख दी। तो दैट इज ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा। अब हम के पी इज इक्वल टू के एन एन टी पी टी माइनस डेल्टा एन जी, हमें फॉर्मूला हम पहले ही निकाल चुके हैं सेकंड लेक्चर में, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज आ जाएंगी, ए अल्फा माइनस ए अल्फा डॉट ए अल्फा अपॉन ए माइनस ए अल्फा पी टी ए अल्फा ए अल्फा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने पे फर्दर ये वैल्यूज मिलती है, अल्फा स्क्वायर पी टी वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा। आप इनको खुद से सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज यही आएंगी। इनको इसको और आगे फर्दर सॉल्व करने पर अल्फा स्क्वायर पी टी वन माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको निकालने का क्या मतलब, इतनी टफ कैलकुलेशन करने का। तो बात यह है कि यहाँ पर हमें केवल और केवल दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, अल्फा और पीटी। हमें केवल और केवल दो वेरिएबल से काम चल, जबकि अगर आप टिपिकल जो पहला मेथड जो हमने बताया था उससे अगर सॉल्व करोगे तो हमें तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं। लेकिन जब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी होती है, हम केवल और केवल अल्फा तब यूज करते हैं, क्योंकि अल्फा एक ऐसी चीज होती है जो क्वेश्चन में गलती बहुत करवाएगी। आप जब भी अल्फा को सॉल्व करने की ट्राई करोगे आप मैक्सिमम टाइम गलत ही करने की ही कोशिश करोगे, गलत कोशिश नहीं करोगे तब भी गलत क्वेश्चन होगा। तो हमेशा अल्फा को केयरफुली यूज करना। यहाँ पर दिया हुआ है टू ए बी प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू, तो यहाँ पर होता है ए डैश डैश इक्विलिब्रियम पर ए माइनस टू अल्फा अल्फा अल्फा। अब हम क्या करते हैं, हम एक बहुत जो बड़ी गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पर जल्दीबाजी में रिएक्शंस में क्या करते हैं कि अल्फा एक्स की जगह ए अल्फा रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए माइनस टू ए अल्फा रख के आगे बढ़ जाते हैं। और ये हमारी पहली गलती की स्टार्ट होती है स्टेप के क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें आराम से सोचना है यहाँ पे कि अल्फा होता क्या है। अल्फा होता है हमारा मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन। तो मोल्स कितने डिसोसिएट हुए, टू टू एक्स मोल डिसोसिएट हुए। ये मोल्स फॉर्म ये बन रहे हैं, लेकिन डिसोसिएट कितने हुए, टू एक्स। तो मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन, तो उस हिसाब से अल्फा की वैल्यू आएगी टू एक्स अपॉन ए। तो टू एक्स कितना आ जाएगा, ए अल्फा। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर ए माइनस ए अल्फा ही आएगा, किसी भी कंडीशन हो यहाँ पर हमेशा ए माइनस ए अल्फा ही आएगा। तो इनकी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए माइनस ए अल्फा। इसकी क्या हो गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ए अल्फा बाई टू और ए अल्फा बाई टू, यहाँ पर वैल्यूज आ गई। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्फा। हमने अल्फा यूज करना तो सीख लिया, लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है। तो इसके एडवांटेज ये है कि पहला एडवांटेज इसका कि हमें वेरिएबल्स कम यूज करने पड़ते हैं, वेरिएबल्स कम अगर यूज करेंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरी बात, इसकी नेग्लिजिबल वाली जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी काम आती है। जब हम अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमें दी हुई है कि अल्फ़ा की वैल्यू इज़ वेरी मच लेस, दैट इज़ हमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0.05 दी हुई है या उससे कम दी हुई है तो हम उसे ईजिली नेगलेक्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे। तो कब कब नेगलेक्ट कर सकते हैं, जब आपको दिया हो अल्फ़ा इज़ वेरी लेस देन वन, तो वन माइनस अल्फ़ा को हम वन लिख सकते हैं, वन प्लस अल्फ़ा को वन लिख सकते हैं, वन प्लस अल्फ़ा बाई टू को वन लिख सकते हैं, वन प्लस टू अल्फा को लेकिन वन नहीं लग सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 0.04 हो, तो 0.04 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हो जाएगा, और वो 0.05 से कम नहीं होता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। तो सबसे पहले तो बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तो वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस होती है डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी गैस की डेंसिटी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सो आइडियल गैस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है
तो एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास, पी वी इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई आर टी। मोलर मास को यहाँ ले जाएंगे, वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा पी एम इक्वल टू वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई आर टी, तो पी एम इक्वल टू डी आर टी। सो वेपर डेंसिटी होती है डी गैस अपॉन डी एच टू। सो यहाँ पर डी गैस हम लिख सकते हैं पी एम गैस अपॉन आर टू, और एच टू लिख सकते हैं हम पी एम एच टू अपॉन आर टी, तो ये हो जाएगा एम गैस अपॉन टू। सो हम क्या लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई टू। ये हमें यहाँ से निकाल सकते हैं, निकला है फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मान के चलिए एक रिएक्शन दी हुई है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू एन बी। इनिशियली हमें दोनों की इनिशियली हमें ए का ए मोल्स दिया हुआ है, और इक्विलिब्रियम पर हम यहाँ पर बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो हम ए में से ए अल्फा हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पर बनता है एन ए अल्फा। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास अपॉन टू। जैसा कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं डी आर टी इज इक्वल टू पी एम, जहाँ पर होता है एम इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। यहाँ पर एम को हम यहाँ पर रखेंगे और नीचे ले आएंगे। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन टू पी, बिकॉज ये दो से डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर, और पी बी इज इक्वल टू एन आर टी रखने पर हमें ये निकला है। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन टू एन आर टी। अगर हम यहाँ पर प्रेशर की जगह पे एनआरटी भी रख देते हैं, तो हमें ये चीज़ निकल के आती है। प्रेशर की जगह पे आप जब ये रखोगे तो एनआरटी नीचे बी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो आर टी से आर टी कट जाएगा और डी बी अपॉन टू एन आ जाएगा। सो वेपर डेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट इज मोल्स। तो वेपर डेंसिटी initially upon vapor density at equilibrium will be moles at equilibrium upon moles on at initial. So dd is equal to a minus a alpha plus n a alpha a। ये कहाँ से आया, ये हमारा मोल्स एट इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो a माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। यहाँ पर d हम जो लिया है वो इनिशियल वेपर डेंसिटी है, और जो स्मॉल d है वो इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जैसा कि आप मोस्टली लोग बोल रहे हो, तो उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।